जोगिन्दर मुखियाजीको आँगनमा खटिया कुरा हुन्छ मिठा मिठा हुन्न खटिया जोगिन्दर मुखियाजी। अरे हट जोगिन्दर मुखियाजी। अच्छा हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर। हामी जोगिन्दर मुखियाजीको कोटि कोटि प्रणाम हजुर, कोटि कोटि प्रणाम हजुर। जधौ नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरेमम अस्सलाम वालेकुम टासी ढेले जो लप्पा सेवारो हजुर, सेवारो हजुर। अरे हजुर आज मुखियाजी बहुत खुश भएको छु, यति खुश भएको छु कि आज भगवान रामचन्द्र, माँ सीता, लक्ष्मण, राजदेवी माताको आशीर्वादले, माँ जानकी माँको आशीर्वादले हाम्रो मुखियाजीको निवासमा हजुर देशको ठुलो नेता हजुर, राम्रो नेता हजुर, बहुत राम्रो नेता हजुर, दुईचोटि मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य हजुर, प्रभावशाली नेता आदरणीय दाजु राजकिशोर दाजु आज मुखियाजी निवासमा आउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला हजुर उहाँलाई हजुर हामी प्रणाम गर्छौँ। नमस्कार हजुर। प्रणाम प्रणाम। जय मधेस। जय मधेस जय मधेस। आराम हुनुहुन्छ मधेसी हजुर? आराम छु। के छ हजुर? बाप रे बाप, यो त अब त मौसम पनि हजुर यो चिसोबाट गरम हुँदै जान लाग्यो हजुर। म अस्ति तराई गएको थिएँ, सराईतिर गएको थिएँ हजुर। अब गरम सुरुवात हुन लागेको छ हजुर, दिनमा बहुत घाम लाग्न थालेछ हजुर। अब घाम लाग्ने गरम हुन सुरु भइसकेको छ हजुर। अब राजनीति पनि हजुर चिसोबाट झन् गरम झन् गरम झन् गरम झन् गरम हुँदै गइरहेको छ। यो राजनीतिक गरम चाहिँ अहिले कसरी चलिरहेछ हजुर? अब प्रत्येक दिन प्रत्येक खबर आउँछ, प्रत्येक दिन प्रत्येक खबर आउँछ, के रे कसो रे, यो पार्टी त्यो पार्टी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हो हजुर? अलिकति बुझाइदिनु पर्यो, दुःख नमानिदिनु होला, क्षमा चाहन्छु हजुर। जय रामजी की हजुर, सीताराम जय हनुमान हजुर। यहाँले भने जस्तै हजुर अब मौसम पनि चिसोबाट तातोतिर भनौँ न गर्मीतिर जाँदैछ। हाम्रो वसन्त ऋतुमा बस प्रवेश हुँदैछ शिशिर ऋतुबाट होइन। हजुर अब त्यो वसन्त ऋतु भनेको आफैमा सबभन्दा सुन्दर एकदम बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवाहरू पलाउने हरियाली हुने, त्यसैले त्यो प्राकृतिक रूपमा नयाँ सुरुवातको हो। र नेपालको राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने विगतदेखि अहिलेसम्म यो के हो भने यति बेला मान्छेहरू अलिक फुर्सदमा हुने गर्छ, अनि दिन पनि लामो हुने गर्छ, अनि राजनीति जब जब भनौँ न गर्मा गर्मी बहस पनि झन् लामो हुने गर्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीति पनि अब तातेको स्थिति छ। अब खास गरी नेपालको राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर सबै दलहरू बिचमा खिचातानी एकदम आफ्नो अनुकूलमा कसरी राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ भनेर सत्तापक्ष सत्ताभित्रै गठबन्धनहरूका दलहरूमा विपक्षमा रहेका दलहरू पनि सबै चाहिँ मेहनत गरी रहेको लागिरहेकोले अब अहिले तपाईँको राजनीति मौसम पनि राजनीति वातावरण पनि तातेको अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ। यो हजुरहरूलाई मात्र होइन, हामी जनतालाई पनि भइरहेको छ हजुर, यो जनतालाई पनि भइरहेको छ। एउटा कुरो हजुर, अब अहिले राष्ट्रपतिको कुरो निकाल्नु, अब राष्ट्रपतिको चुनाव त अब केही दिनभित्रमा हुँदैछ होइन। जस्तै तपाईँहरूको जसपाले उपराष्ट्रपति हामीलाई चाहियो होइन, अब कैयौँ मधेसवादी दलहरूले होइन सकिन्छ राष्ट्रपति नै हामीलाई चाहियो भनिरहेको छ, एमाले हामीलाई चाहियो भनेको छ, माओवादीले होइन सर्वस्वीकार हुने व्यक्ति चाहियो हजुर भनिरहेको छ, कांग्रेसले हामीलाई चाहियो भनिरहेको छ। पाउँछ कसले राष्ट्रपति हजुर? अब हामीले त सुनेको छु महन्त ठाकुर पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भनी सुनेको छु। यो यसमा कुनै सत्यता छ कि छैन हजुर नेताजी? सबभन्दा पहिले त यो हामीले जुन संविधान अहिले बनाएका छौँ 2072 को जुन संविधान छ, त्यो संविधान अन्तर्गत राष्ट्रपति भनेको अलङ्कारिक, राष्ट्रपति भनेको यो संविधानको संरक्षक भन्ने कोणबाट यो संविधान लेखिएको हो। त्यसैले राष्ट्रपति एकदम यो देशको पहिलो नागरिक, त्यो साझा व्यक्तित्व भयो भने सबैले त्यसमा आफ्नो अभिभावक देख्न सक्यो भने त्यसले नेपालको एकतालाई मजबुत गर्छ, नेपालको जुन विविधता छ त्यो विविधतालाई मजबुत गर्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको भन्दा पनि साझा व्यक्तित्व, ताकि साझा हुनु पर्यो, पार्टीको आधा हैन कि साझा हुन त अब सबैजना कुनै न कुनै राजनीति रूपमै हुन्छ, तर कोही कोही व्यक्तित्व के हुन्छ भने राष्ट्र निर्माणको लागि संविधानको संरक्षण गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, जीवनमा ठुलो योगदान गरेको हैन, राष्ट्रप्रति इमानदार, राष्ट्रवादी, देशभक्त
यो संविधान प्रति प्रतिबद्ध र त्यसमा भोलि केही परि आयो भने सबैसँग न्याय गर्न सक्ने एउटा विश्वसनीय व्यक्तित्वलाई त्यहाँ पठायो भने त्यसपछि के हुन्छ, दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त हाम्रो राष्ट्रको जुन एकता छ त्यसलाई मजबुत गर्छ, त्यो विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, र अर्को अहिलेको जुन क्राइसिसहरू छ नि, घरिघरि संविधानमै व्यवस्थामै के हो भन्ने जुन क्राइसिस भएको बेलामा उहाँ न्युट्रल को रूपमा भइदियो भने त्यसले के गर्छ, त्यो पदलाई पनि न्याय गर्छ हैन, र हुन्छ। अनि हामीले परिकल्पना गरेको जो पदलाई जुन रूपमा हामीले राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छौँ त्योसँग न्याय हुन्छ। त्यसैले हामीले साझा व्यक्तित्व र सबैको सहमतिमा, ताकि त्यसमा सबै मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सकोस् भन्ने हामीले खोजेका हौँ। भनेपछि नेताजी एगो बात कहै छी, हम अभी भी प्रश्न सोधले, महंत ठाकुर कने कने हम टीवी में देखे छी, पत्र पत्रिका में देखे छी, लोग सब कही छी, फेसबुक उसमें देखे छी, अब भावी प्रधान राष्ट्रपति होए वाला आदमी है महंत ठाकुर। अहाँ के विचार में संभावना देखले छी महंत ठाकुर के? अब देखियो, राजनीति में संभावना तो रहबे करे छे। महंत ठाकुर जी के जे प्रकार के पूरे जीवन राजनीति में देश के लेल, प्रजातंत्र के लेल, गणतंत्र के लेल, व्यवस्था के लेल वो अपने देने छे। बहुत सरल आदमी, बहुत आदमी, बहुत अच्छा आदमी है महंत ठाकुर। दोसर बात, उनकर जीवन निष्कलंक, बस निष्कलंक। आज तक उनका आर्थिक अपचलन या भ्रष्टाचार के रूप में कोई नहीं कह सके। बहुत सीधा आदमी है। तै द्वारे यदि उनका दै छे, सब कोई सहमति होइ छै में, तो वो एगो पैघ बात हेतै, नीक बात हेतै, खुशी के बात हेतै। लेकिन एहि के लेल तो अब सब दल, कांग्रेस, माओवादी, एमाले, हम सब तो तैयारे छी, लेकिन ओइ में एमाले कांग्रेस भी तैयार होए के चाहिए, तो हुआ चाहिए। यदि माओवादी, एमाले, कांग्रेस ई होइ छै त ई बड़ी सुंदर बात हेतै। बस एगो त उ निष्कलंक छै, बस। दोसर बात, जीवन मानन उनका अब था पूरे जीवन एहि देश के लेल, एहि व्यवस्था के लेल समर्पित कर देले। बस तेसर बात की छै कि उ मधेश सा यदि दै छै त की देखेतै, मधेश के लोग के की लगतै कि राष्ट्र जे है मधेशियों सबके सम्मान केलकै। ताहि दुआरे ई पैघ बात हेतै, लेकिन एहि के लेल सब राजनीतिक शक्ति के सहमति में आबऽ पड़तै। अहाँ के विचार से, अहाँ के मन मस्तिष्क हृदय से देखे छी राष्ट्रपति कितना % मोहन ठाकुर होए वाला अहाँ के विश्वास देखे छी? हम तो लोग सब कहले हैं मोहन ठाकुर भी होए वाला है, मोहन ठाकुर भी राष्ट्रपति होते किदो संभावना है किदो? अहाँ के विचार में, अहाँ तो नेताजी छी, अहाँ तो संगे सांसद जी, पूर्व मंत्री छी, वरिष्ठ नेता छी, अहाँ तो सब लोग तो बुझे छी, अहाँ छी सब राजनीतिक दल से बातचीत होते, अहाँ के विचार में संभावना तो देखले है? नहीं, एखन अपने के एना छे, देखियो व्यक्ति पर एखन विषय प्रवेश नहीं केले। बस सबसे पहले की बुझे पड़ते, एखन माओवादी में और एमाले के जे गठबंधन है, तो एमाले कहे कि हमारा जरे गठबंधन के नहीं छी, तू हमरा दे, हमर हक बने है, एखन वो यह भ रहा है। माओवादी कहे छे कि राष्ट्रीय सहमति का एगो व्यक्तित्व के लावल जाए, ताकि संविधान के रक्षा हेते। कांग्रेस कहे छे कि हमहू तोरा मत देने छियो और पार्लियामेंट के भीतर सबसे नमहर दल छी, हमरा मिला चाहिए। एहि द्वारे एखन कांग्रेस, एमाले और माओवादी में खिंचातानी भ रहा है, शक्ति संतुलन के हिसाब से। और राष्ट्रपति पद के प्रति जो आसक्ति है मुखिया जी, ओकर कारण कथी है? दूटा कारण है, मनोवैज्ञानिक दूटा कारण है। विगत में जे दूगो राष्ट्रपति के जे हमें और कार्यकाल देखलिए, वास्तव में वो दोनों कार्यकाल में राष्ट्रपति सब संविधान के संरक्षक से बेसी, वो अलंकारी सब बेसी कार्यकारी हो गए, कतो ने कतो अपनो अधिकार से बेसी, आगे संविधान दलहा अधिकार से बेसी प्रयोग कर दिलकै। तो एहि पर अपने के एगो दल सब चाहे छे कि हमरा अनुकूल के आदमी हुए जे काल्हि हम कोनो अपना अनुकूल के काम करा सकी, एगो आसक्ति देखाई छे। दोसर के डर कथी छे कि यदि ओकर आदमी भ जेतै तो ओकर काम हेतै तो हमरा दुख हैत। तो एहि दुआरे दूटा मनोविज्ञान छे, एगो आसक्ति, एगो स्वार्थ कि हमरा अनुकूल ये काम कराबी, दोसर डर वाला मनोविज्ञान। ताहि द्वारे हम सब की कह रहे छिए कि आब हम यार एखुनका जे नेपाल के राजनीतिक अवस्था है, ओहि में सब नेता सब मुख्यतः दल के स्वार्थ से ऊपर उठ कर
बस देश और जनता के हित में केना का काम कर सकबे। नहीं तो नेपाली जनता के अपने के जै प्रकार के निराशा, जै प्रकार के नेतृत्व प्रति के अविश्वास देखा पड़ रहा है, ऐसा किए थे कि संकट सब उत्पन्न हेते। तै द्वारे नेता और नेतृत्व के अब बहुत सुधरे के चाहे हजुर, नेता और नेतृत्व हजुर अपने के यदि नहीं जनता विस्फोट होते, जनता विस्फोट होने वाला है। देखो आई द्वारे अपने जहां जाओ जनता के आक्रोश है, जहां जाओ नेता के बात तो जनता आक्रोश करे छै, जहां जाओ वहां। तो वही द्वारे एखन की छै जी कि हमर से बेसी बस मतलब खाली अपना दिसन तनबे तो विज्ञान के नियम छै ने, अहाँ जते अपना दिसन तनबे तो ओतबे शक्ति से विपक्षी लगते। ताहि दुआरे एखन राष्ट्रीय सहमति क क ई संविधान प्रति प्रतिबद्ध, एहि व्यवस्था प्रति प्रतिबद्ध, और ओहिमे सब कोई के लगे कि आदमी भला आदमी है, ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी पुते ककरो नुकसानी नहीं हेतै। तेहन आदमी के, तेहन व्यक्तित्व के, तेहन नेतृत्व के यदि पठबै छियै तो दूटा काम हेतै। एगो काम तो वही पद के, वही गरिमा के साथ न्याय हेतै, देश के नाक भेलै, देश के आगे सर भेलै, तो वो हमर अहाँ के सरताज में निष्कलंक हुआ चाहिए, ताकि अहाँ श्रद्धा से ओकरा रिस्पेक्ट करू। बस एगो दोसर विषय कथी हेतै कि दल और के बीच में जो तिक्ता है, दल और के बीच में जो ध्रुवीकरण है वो कम हेतै। तो अहाँ के दोसर काम करेला अब एखुनका समस्या कथी है, वास्तव में एते ज्यादा ई भाग बंडा खिंचातानी हुए न चाहिए। एखुन सबके सरोकार कथी हो चाहिए कि नेपाल के आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर भगल है। आई अपने देखियो नेपाल के वित्तीय जे अवस्था है हजुरले यो विषयमा अस्ति हजुरले सदनमा बोल्नु भएको थियो। हजुर बडा राम्रो कुरो गर्नु भएको छ। हजुर यो अस्ति सदनमा यो वित्तीयको बारेमा, बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जुन बोल्नु हो, यो खास गरी हजुरले बोले अनुसार देशको हालत अब एकदम कन्डिसनमा छ। हजुर एकदम अहिले त्यही त अब अस्ति दुबिसकेको जस्तो आवाज दिनुभएको थियो हजुरले। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अर्थमन्त्रीजीले विगतको सरकारले या विगतको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा 2 खरब भन्दा बढी तपाईको कटौती गरेको छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भइरहेको छ। हामी धराशायी हुँदैछौँ। अर्को कुरा के हो भने यो खाली नेपाल होइन, विश्वको आर्थिक मन्दी, ठुला ठुला राष्ट्रहरू, शक्ति राष्ट्रहरू आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसका प्रभावहरू, त्यसका प्राकम्पनहरू हाम्रो देशमा, त्यसका बाछिटाहरू नेपालमा परेको छ। हामी सानो देश, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ, त्यसैले आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर छ। अब यो जर्जर अवस्थालाई पहिलोको स्थितिमा पुर्याउनको निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ, तपाईहरु जस्तो नेता नेतृत्वले के गर्नुपर्छ, के छ यसमा, यो किन यस्तो अवस्थामा गयो? अब यसको लागि विश्वको परिवेशले नै यो अवस्थामा पुर्याइदियो कि हाम्रो राजनीतिक खिचातानी अथवा अस्थिर राजनीतिकले यो अवस्था ल्याइदियो कि हजुर के हो? हजुर यसका विभिन्न कारणहरू छ। हजुर अब तर मुख्य कारण हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो राजनीति अवस्था नै हो। अच्छा, हामीले कहिले पनि राजनीति गफ धेरै गर्छौं, राजनीति मुद्दाहरूमा हामी बहस गर्छौं, तर हाम्रो प्रायोरिटीमा आर्थिक विषय कहिले पनि त्यो प्रायोरिटी प्राप्तै गरेन। बस तपाईले जस्तै हुन्छ नि, कुनै पनि परिवर्तनलाई टिकाइराख्नको लागि, सस्टेन गरिराख्नको लागि जबसम्म आर्थिक पक्ष सबल हुँदैन, तपाई जतिसुकै राम्रो कुरा गर्नुस्, जस्तै यही कार्यक्रम चलाउनको लागि तपाईको त्यसलाई थेग्नको लागि त्यसको फाउन्डेसन त अर्थ नै हो। बस त्यसैले बाप न भैया सबसे बडा रुपैया, रुपैया नै भएन भने त कसरी हुन्छ? आर्थिक नै मजबुत भएन भने। त्यसैले अब अहिलेको सरकारको होल कन्सन्ट्रेसन, प्राथमिकता भनेको हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कसरी पुनः लयमा ल्याउने, कसरी सुधार उन्मुख बनाउने एउटा विषय। अब त्यसको लागि हाम्रो सम्भावनाहरू के छ त्यसको खोजी गर्नु पर्यो र त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसैले एउटा त के छ भने विश्वसनीयता, अहिलेको जुन हाम्रो नेतृत्व छ या प्रणाली छ या स्ट्रक्चरल डिफल्टहरू पनि छ। हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा अब मुलुक चाहिँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयतामा गयौं, तर हाम्रो जुन स्ट्रक्चरल छ उ पुरानै व्यवस्थातिर छ क्या। त्यो पञ्चायती व्यवस्था, हाम्रो माइन्डसेट पुरानै छ, हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका पुरानै छ।
अनि के छ भने एस्पिरेसन र एक्सपेक्टेसन हाई भयो, त्यसलाई मिट गर्नको लागि जुन इफिसियन्सीको साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो क्षमतै भएन। यो मेरो विचारमा यस्तो जस्तो लाग्यो हजुर, जस्तो 46 सालमा आन्दोलन भयो, 46 सालकै नेताहरू अहिले 62-63 पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि गणतन्त्रमा प्रमुख पद लिएर बस्नु भएछ। यो व्यवस्था चेन्ज हुँदै गर्दा तपाईको देशमा चाहिँ उथलपुलट हुँदै गर्दा, व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा नेताहरू चाहिँ परिवर्तन भएन क्या हजुर? त्यही भएर चाहिँ यस्तो अवस्था आएको हो कि? अब यो डेमोक्रेसीमा के हो भने मुखिया व्यवस्था परिवर्तन म नेता उही छ हजुर। अब त्यही भएर त अहिले यो पालिको पार्लियामेन्ट भित्र हेर्ने हो भने हजुर, युवाहरू नयाँ नयाँ शक्तिहरू आछ नि, आउनु भएछ। त्यसैले के हो भने अब यसलाई त तपाईले कसैले जबरजस्ती त बाहिर पठाउन सक्नुहुन्न। त्यसको क्षमता, आफ्नो क्षमता प्रमाणित भयो, कामको दक्षताले प्रमाणित भयो, त्यो आफै विस्थापित हुने हो। अब हामीले गर्नुपर्नेले के हो भने जस्तै यो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या, यो आर्थिकको सबभन्दा ठुलो क्यान्सर भन्यो भने हाम्रो भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारमै मुलुक चुर्लुममा डुबेको छ। त्यसैले यसलाई तपाईको एउटा त भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यसका अहिलेको यो अख्तियार भन्छ, अख्तियार यो सबै अख्तियार नामै यार भएर बढी भ्रष्टाचार भएछ के हो हजुर? हैन, त्यसले जसरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्थ्यो अब त्यो भइरहेको छैन। यो कहिले हुन्छ त हजुर? यो हुने कहिले हजुर? हैन, अब यो कुरा फेरि सबले गर्छ। मैले अस्ति तपाईको पार्लियामेन्ट भित्रै के भन्यो भने सबै नेताले भ्रष्टाचार छ भन्छ, बस यसलाई निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ भन्छ, तर गर्न चाहिँ के गर्ने फेरि काम गर्दैन। यसको 2-3टा सिम्पल उपाय छ। जस्तै तपाईको यसलाई अहिलेको वैज्ञानिक युगमा 21औं शताब्दीमा यसलाई डिजिटलतिर लग्यो भने तपाईले लुकाउनै सक्नुहुन्न क्या। अच्छा, प्रविधि सँगै समय प्रविधिमा लिएर जानु पर्यो हो। एउटा तपाईको जस्तै डिजिटल प्रविधिमा सबै उहरू ट्याक्सेसनदेखि जति हाम्रो उ छ नि प्रणाली छ, त्यसलाई यदि हामीले कागज लेस गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला कुरा। बिल उल काट्ने भौचर हजुर, त्यो कटिङ छ नि सब हजुर, त्यसलाई क्यान्सल गरेर बस यो बडा राम्रो कुरा हजुर। एउटा कुरा हैन, त्यसको सिस्टम बलियो बनाउनु पर्यो। हामी के देख्छौँ भने अहिले नै हामी राष्ट्रपतिको कुरा गर्यौं नि, सिस्टम भन्दा व्यक्ति बलियो भयो भने त्यहाँ अराजकता हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ, व्यक्तिको इच्छामा फेरि काम हुन्छ। अब ह्युमन बिइङ के हो भने उसले त्यो जो भए पनि आफ्नो अनुकूलता बनाउन खोज्छ क्या, त्यो मानवीय त्रुटि हो त्यो। त्यसैले के गर्यो भने जस्तै कुनै सफ्टवेयर तपाईँ अहिले यो पालि निर्वाचन आयोगले सफ्टवेयर गरेको थियो, त्यो सफ्टवेयरमा तपाईँले उसले मागेको जति डकुमेन्ट दिनु भएन भने त्यसले लोडै लिँदैन, स्वीकारै एक्सेप्टै गर्दैन। त्यस्तै तपाईको सिस्टम बलियो भयो भने र त्यो सिस्टममा व्यक्तिलाई राखिदियो भने त्यसपछि व्यक्ति बाध्य हुन्छ। आज तपाईको डेभलप कन्ट्रीहरू, पश्चिमा मुलुकहरू हेर्ने हो भने तपाईँ जो आए पनि उनीहरूको जुन एउटा ट्र्याक छ, जुन सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले फङ्सनिङ गर्छ, त्यसलाई तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न। अस्ति तपाईँले अमेरिका दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक, महाशक्तिशाली हजुर, त्यसको राष्ट्रपति हैन जो बाइडेनको घरमा त्यहाँको एफबीआईले छापा हान्यो भन्ने समाचार आयो नि। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छेको घरमा त्यहीँको एउटा निकायले अब विगतमा केही त्रुटि भएको हुनाले त्यसको घरमा छापा हानिदियो। नेपालमा त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ? त्यसैले ती मुलुकहरूमा के हो भने सिस्टमले गभर्न गर्छ, व्यक्तिले होइन। व्यक्ति भनेको त्यो सिस्टम नेपालमा अब 100 वर्षमा लागू हुन्छ हजुर। अमेरिका युरोप वाला सिस्टम जुन जो छ हजुर, मलाई लाग्छ हाम्रो पालो त त्यसै गयो, मेरो छोराको पालो पनि नाति पनातिको पालोमा पनि अब हैन। यस्तो छ, हामी आशावादी हुनुपर्छ मुखियाजी। समय सबभन्दा बलवान हुन्छ, समयले सबलाई हिसाब लिन्छ। जय शम्भु। यो पालि मलाई के आशा छ भने जुन प्रकारको पार्लियामेन्ट भित्र युवाहरू, पढे लेखेका साथीहरू आउनु भएको छ, जुन जोसका साथ आउनु भएको छ, यदि हामी सबै मिलेर मुलुक निर्माणको खातिर यदि लाग्यो भने मलाई लाग्छ यही कार्यकालमा, यही 5 सालभित्र नेपाल एउटा अर्को लेभलमा जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँको जुन ऊर्जा, जोस, साथीहरूको त्यो तातो रगत हजुर, युवा शक्ति, जोस जागर सबै हजुर, त्यो चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु। यो पालि जुन प्रकारले त्यहाँ बहस भइरहेको छ,
तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ। एउटा कुरो मन्त्रीज्यू हजुरले 2-2वटा मन्त्रालय पनि चलाइसक्नुभयो, अहिले सँगै संसद हुनुहुन्छ, सिरा 2वटा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ होइन। लगभग तपाईँ पनि 3 चोटि 4 चोटि हुनुभएन निर्वाचित भएर आउनु भएको? 3 चोटि। एकचोटि चाहिँ एकचोटि पराजित हुनुभएको थियो। अहिले सरकारको हेर्दा पनि त्यति चित्त बुझ्दो देख्दिनँ। कहिले हेर्नुहोस् गठबन्धन टुटेर अब प्रचण्ड जाँदैछ भन्छ, कहिले हजुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोडो, फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुँदैछ भन्छन्, कहिले हजुर जनमत पार्टीको के भयो भन्छन्। तपाईँहरूले पनि विश्वासको मत दिनु भएको छ, सरकारमा जानुहुन्छ कि हुन्न? यो किन गचाङ कुचुङ भइरहेछ हजुर? यो सरकार पनि त्यति डमाडोल लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग जस्तो देख्छ हजुर जनताको नजर। यो किन यस्तो भएछ त हजुर? जनताले जे देखिरहेको छ, तपाईँले जे भन्नुभयो हजुर त्यो एकदम सोरै आना साँचो हो, सत्य हो। हजुर राजनीति भनेको हजुर विचारले, सिद्धान्तले हजुर र राजनीतिक कार्यक्रमले गाइड गर्ने हो। हजुर मेरो पहिचान या मेरो व्यक्तित्व, मैले जे विचार बोकेको छु नि, बस हजुर त्यो विचारले मेरो पहिचान बन्छ। हजुर अब अहिलेको नेपालमा जुन सत्ताको लागि जे पनि गर्ने हजुर जुन चिन्तन विकास भयो, समस्याको चुरो कुरो त्यो हो, जर त्यहाँ हो। हजुर अब तपाईँको अहिलेको सरकार हजुर यो मकै मरुवा भन्छ नि, हजुर मकै र कोदो एकै ठाउँमा राखिदियो भने त्यो त मिक्स हुँदैन नि। बस हजुर अब जनयुद्ध, हिजो जनयुद्धको छुट्टी दिएको सरकार, हजुर जनयुद्धको जगमा परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी, हजुर त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार, हजुर प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हजुर 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 हैन बनेको सरकार, जो चाहिँ गणतन्त्रको लागि, जो चाहिँ संहिताको लागि बन्दुक लिएर पुरानो नेपाली राज्य सत्ताको विरुद्धमा बस युद्ध घोषणा गरेर, हजुर त्यसमा पनि सशस्त्र युद्ध, बस शान्तिपूर्वक होइन, विद्रोह गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो। हजारौं मानिसले शहादत प्राप्त गरे हजुर, धेरै शहीद हुनुभयो हजुर, यसमा हजारौं बेपत्ता हुनुभएको छ अहिलेसम्म हजुर। अनि यो संविधान भनेको त्यही हजुर आन्दोलन विद्रोहको जगको एउटा दस्तावेज हो, त्यसलाई गाइड गर्छ। बस सही बात हजुर, सही बात म सही बात कहि छु। अनि सरकार हजुर मा अर्को हजुर यो गणतन्त्र चाहिँ यो मुलुकको लागि राम्रो होइन, राज संस्थापित छ हजुर भन्ने पनि हो। राप्रपा पनि त्यही छ। हजुर त्यसैले अब यो गाडी कता जान्छ भन्नुहोस् त? अनि त्यहाँ झगडा नभइकन त्यो के भने यो मकै मरुवा हजुर एकै ठाम जे भए है न, हजुर हजुर तेहन भगले। तै द्वारे जी दुर्भाग्य ही देश के, नेपाल के राजनीति जे परिस्थिति है वो डिग्रेड भगले, स्तर ओकर गिर पड़ले, स्खलित भगले। अपना और कल्पना करू जी, हमरा कोनो बाल मनोविज्ञान जे है ना, हम यार जब अपना और स्कूल में पढ़ते रहिए तो बच्चा में घर पर जे नेता सब अबे तो नेता के देखे वाला कथी रहे, आदरणीय सम्मानित है ने, ओकर दृष्टिकोण रहे। ओकरा वही पंचायती व्यवस्था में घर में लोग छुपा क लुका क निक निक खाना खिया क ओकरा उल्टे पैसा द क लत्ता कपड़ा कीन क आ पुलिस सब बचा के ले जाए ने। नेता के एगो प्रतिष्ठा रहे। आई के दिन में प्रतिष्ठा बहुत रहे नेता के। आई नेता कहते मात्र एगो परसेप्शन निर्माण हो, एगो भाष्य निर्माण के हो कि नेता के मतलब बदमाश, नेता के मतलब भ्रष्टाचारी, मतलब झूठ। ये कैला भेल, ये सबसे बड़का दुर्भाग्य है मुखिया जी। और एगो बात कही नेताजी, ये सब नेता तो न एक दूगो नेता के खराबी के कारण सब नेता लोग के जनता सब उहे नजर से देखे। ये वह ने कहली एहि द्वारे आप जनता के सूचना सचेत भक वो खराब नेता सबके आगे हटवा पड़ती। बस ये जनता के काम है, जनता के काम। आलू में जना आप एक बोरा आलू में दूगो आलू सरलाहा रख देते तो पूरे आलू के सड़ा बुझलिए ने। तो हम यार जब सिस्टम के बात करी छे तो वो नेता सब ये गलत के नहीं, वो आगे नहीं बनवा चाहिए सिस्टम जी, बात बुझलिए ना। तो एक खून का राजनीति जब वैचारिक रूप से देखियो ईमानदारी बात कहल जाए, देखियो राजनीति में विचार अपन अपन हो, दृष्टिकोण अपन हो। एक एगो घर में 4 गो भाई रहे, 4 गो भाई के दृष्टिकोण चार गो विचार होते, लेकिन आदमी के अपन विचार के प्रति, अपन दृष्टिकोण के प्रति ओकरा ईमानदारी पूर्वक काम करे चाहिए, अपन डिग्निटी के प्रति ईमानदारी। या तो माओवादी के राप्रपा के साथ में नहीं लिया चाहिए जी, यदि ईमानदारी बात करी थी, आ न यदि राप्रपा माओवादी के साथ जाए चाहिए।
यदि ईमानदारी वैचारिक रूप से भी नहीं मिले छे, राजनीतिक रूप से भी नहीं मिले छे और नैतिक रूप से भी नहीं मिले छे। एहि दुआरे जब काम अनैतिक करबे, जब काम अराजनीतिक करबे, बात बुझल गेलै ना, तो हेतै कथी? न एगो बात कहै छी नेताजी, हम मंत्री जी मैले जानेको, हामी त सर्वसाधारण जनता छु हजुर, हामीले जानेको नेताजीहरू आफ्नो कुर्सीको लागि, आफ्नो लालचको लागि, आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि जहाँ पनि ल्याप्चे हान्दिन तयार छ, जे गर्न पनि तयार छ। मैले देखेको त्यति हो हजुर, बस आफ्नो कुर्सी बाँच्नु पर्यो। हामीले देखेको त्यो छ हजुर। यसमा विचार नमिल्ने कि नहोस्, विचार मिल्ने होस् अथवा विचारै नमिल्ने नहोस्, यसमा उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन। बस आफ्नो कुर्सी बाँच्छ भने मलाई लाग्छ यूपी बिहारको नेताजीसँग ल्याप्चे हानिन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर। यही दुर्भाग्य, यो हामीलाई मात्र जनतालाई लागेको छ हजुर। यही दुर्भाग्य हो। यसमा बहुत दुःख हामी लाग्छ देश हजुर। बनाउँछौँ, हजुर हामीलाई मतदान गरेर जनताले पठाएको छ नि, हजुर हजुर, हाम्रा आदरणीय ईश्वर तुल्य जनताहरू, बस बस जसलाई हामीले मत माग्दा तपाईको जीवनको सुरक्षा गर्छौँ, बस तपाईको रोजगारको व्यवस्था तपाईलाई गर्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरेक चिज। त्यसैले मतदान भनेको जनताले आफ्नो अधिकार र विश्वास हजुर आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत हामीलाई पठाएको छ। हजुर हजुर, यो भनेको ठुलो कुरा हो। यदि तपाईँले यसलाई यसको अन्तर्यमा जाने हो भने, इमान्दारीपूर्वक यसको विवेचना गर्ने हो भने यो ठुलो कुरा हो। लाखौँ जनताले हामीलाई आफ्नो विश्वास दिएर यहाँ पठाएको छ। यदि मैले त्यो पदसँग न्याय गरिनँ भने त्योभन्दा ठुलो अपराध केही हुनै सक्दैन। एउटा कुरो मान्नुहोस् हजुर, राजकिशोर दाईलाई सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले, मलाई लाग्छ कति जनताले नखाई खटेर भोट हालेर पठाउनु भएछ। कयौं कार्यकर्ताहरू, कयौं जनताहरू राजकिशोर दाजुको लागि रातभर नसुतिकन तपाईँलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ। तपाईँ जस्ता सम्पूर्ण नेतालाई त्यही गर्नु भएको छ जनताहरूले। तर जनता निराशमा गएछ हजुर। म यति भन्न चाहन्छु, यो निराशलाई हजुर अलिकति आशमा बदल्दै जानुहोस्, यो मुखियाजीको कामना हजुरलाई। अब अलिकति हजुर मधेसको, हामी पनि मधेसको छु। मधेस कस्तो लाग्छ हजुर? मधेसमा त अहिले तपाईँहरूकै सरकार छ, जसपाकै सरकार छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ हैन। मधेस हाम्रो विचारमा अलिकति पहाडी प्रदेश अथवा हिमाल पहाड भन्दा सुगम ठाउँ, सम्म ठाउँ, बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा छ, त्यही पनि मधेस पिछडिएको जस्तो भान भइरहेछ, किन होला हजुर? अब यसका धेरै कारणहरू छ हजुर। तपाईँले भने जस्तो यो साँचो हो, मधेस चाहिँ पछाडि परेकै हो। बस आज मधेसको ह्युमन इन्डेक्स हेर्ने हो भने हजुर, त्यहाँका शिक्षाको स्तर, हजुर, शिक्षाको लिट्रेसी रेट होइन, तपाईँको सबै सेक्टरमा भनौँ न पछाडि परेको। यसको कारण के हो भने नेपालमा जुन प्रकारको अस्ति जनमत पार्टीको अध्यक्षजी आउनुभएको थियो हजुर, नेताजी हजुरको कुरो काटे हजुर। उहाँले एउटा कुरो भन्नुभयो, बडा अलमल गराइदिनु, हाम्रो बहुत अलमल हो बोले, हम कहिले कि हुमला से भी, कर्णाली के हुमला से भी महोत्तरी बहुत दुर्गम है। ये सही है, नेताजी डाटा से बोले लगे वो दुर्गम मतलब वो शिक्षा के लिटरेसी रेट जो है ना जी, रोहतहट अपने के सबसे कम में नेपाल में शिक्षा में। हाँ बस आगे वही के बाद महोत्तरी जे कहला वो ठीके कहला। तै द्वारे की छै जी कि भौगोलिक रूप से एकदम सुगम छै, सुगम छी हजुर। ओए के जमीन के उपजाऊ के फर्टिलिटी देखबै तो नेपाल में मात्र नहीं, मधेश के जे भूगोल है वो फर्टिलिटी विश्व के जी अपने के 2-3 स्थान में है, उपजनी के हिसाब से, मधेश के उपजनी के हिसाब से, उपजनी के ओकर यदि वही जमीन के निक जगह प्रयोग करे तो विश्व में वहन जमीन पौना मुश्किल है। बात बुझल गेलै ना? तो लोग सब कहै छै ई पंजाब है, ई एकर दोसर पंजाब से नीक है, पंजाब से भी नीक है मधेश के जगह। पंजाब से यदि सिंचाई के व्यवस्था करबे, सब ओकरा मल खाद के व्यवस्था करबे तो पंजाब से बेसी नीक जमीन है वो फर्टिलिटी के हिसाब से मधेश के जगह जमीन। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य कथी रहले जी मुखिया जी कि नेपाल में जे पहुनका राज्य सत्ता रहले, बात बोलिए शासन व्यवस्था, तो मधेश के अलग थलग कर देलकै। ओकरा की भेलै कि विधिवत रूप से, नीतिगत रूप से ओकरा जे अलग कर देलकै, जना एगो माई के 2 बेटा, एगो बेटा के अहाँ जे पौष्टिक तत्व सब दूध दही घी खियबियो, आ एगो के ओकरा अहाँ के कुपोषण के शिकार बना दियो, मकई न देते, कोदोए न देते, 20 साल के बाद ओकरा कहियो कि दोनों के तुलना करबे तो केना हो जते, कुपोषण वाला तो तो कमजोर हो गेलै, एगो तो पतरका हो गेलै। तो मधेश के साथ जी ऊ भेले राज्य ने, राज्य अपने के नहीं तो अपने अगर एना है इतिहास ओना तो ये
एखन लोग कहै छै ए मधेश तऽ यस्तो थियो तऽ किन भयो। ओकरा 2-3टा बात हम कहब। एगो अपने 2008 साल के जी एगो डाटा निकालू। ओहि समय में अपना और जे मैथिली भाषा कहै छियै जी वो भाषा नेपाल के सबसे समृद्ध भाषा रहे। बस एक मैथिली भाषा के लिए तो भारत वर्ष में भी बहुत बेसी सभ्य सभ्य भाषा बात के बुझल गेलै ने। भारत वर्ष में लिए ओकर साहित्य Yes. ओकर जे व्याकरण रहे Yes. वो समृद्ध रहे। बस लेकिन की भेलै होइत होइत आई 2015 साल में जे राजनीति परिवर्तन भेलै और 2017 साल में जे प्रकार के पंचायती व्यवस्था एलै बस तो अपने के की केलकै नेपाल के जे विविधता रहे तकर विरुद्ध में अहाँके काम भेलै। कथी भेलै वो अहाँके एगो भाषा पंचायत में बस 30 वर्ष में बस एगो मधेश के भाषा पीछा चल गेलै। एगो भाषा एगो भेष एगो राजा एगो देश जे कहलकै ने जी वो की केलकै तऽ एगो बेटा के खूब साथी केलकै और जे नेपाल के दोसर भाषा भाषी के लोग सब रहे तकरा अहाँके अलग थलग पड़ि गेलै। अच्छा ओकर एगो अहाँके कारण रहलै। दोसर बात की होइ छै कि राज्य सत्ता से अलग थलग जे कर देबै तो ओकर जे समष्टिगत जे डेवलपमेंट होइ छै वो तो पाछू पड़ि गेलै। ओकर कारण सब है एखन वो आई मधेश के जीवन प्रणाली जरे जुड़ि गेलै। बात बुझल गेलै ने। तो आब कहबै कि मधेश के एखन जे है वो एक आचरणों में जेना देखबै कि भ्रष्टीकरण भ गेलै काम चोर भ गेलै ई सब भ गेलै। लेकिन ओकर काउज कथी है ओकर कारण कथी है कोनो चीज के जेना अहाँ आई छियै तो अहाँ के बनै के लेल के पछाड़ी बहुते कारण हेतै ने। जी जी राइतो राइत नहीं बनल छियै। बस 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 तो एहि दुआरे हम कथी देखै छियै कि यदि नेपाल के विकास करे के है तो नेपाल के यदि समष्टिगत विकास तेना एगो शरीर में अपने के अंग प्रत्यंग सब है तो शरीर में एगो हाथ बहुत लंबा भ जाए एगो हाथ छोट भ जाए तो ओकरा अपांग कहबै ने। जी तो नेपाल के विकास करे के है तो मधेशों के विकास हुआ पड़ते पहाड़ों के विकास हुआ पड़ते कर्णालियों के विकास हुआ पड़ते तब नेपाल के विकास हेतै। पूर्वी में मेची एक पश्चिम में लिपि बुझलिए ने। हिमाल पहाड़ तराई में सब के विकास नेता के मन समुद्र जका हुआ चाहिए। नेता के सोच अहाँ के बड़का हुआ चाहिए। ओहि में अहाँ के पहाड़ मधेश हिमाल पूरब मेची महाकाली कर्णाली दलित जनजाति सब कोई आट्या चाहिए तब वो नेता हेतै। एहि दुआरे एखुनका समस्या कथी है जेना अपना और के जे सामाजिक व्यवस्था है बात बुझलिए ना। जी जी हम अहाँ दुनू कोई हम अपने के एगो अपन घटना बतबै छी। आई दलित जकरा दलित कहै छियै ओकरा आई 21वीं शताब्दी में यदि नीक जगह सोचबै एगो नीक आदमी स्वस्थ आदमी यदि सोचे तो वो अपराध है। एगो आदमी के साथ अहाँ जे व्यवहार के लिए जे हमरा आगे वर्णीय व्यवस्था में जे एगो संरचना भेलै सामाजिक वो की कह देलकै दलित के साथ मानव जगह व्यवहार नहीं कर देलकै ओकरा शिक्षा से वंचित कर देलकै ओकरा समाज में छुआछूत क के बहिष्करण कर देलकै। आई ओकरा देखबै तऽ अहाँ से कमजोर भ गेलै। हम अहाँ आई जे शिक्षा दीक्षा पोलिए हम अहाँ जे सुविधा पोलिए तकर कारण नहीं चेतना बढ़ला चेतना हो गेलै। ओकरा जब शिक्षे न होतै त चेतना ओकरा पढ़े नहीं देलिए। बस अकर जिम्मेवारी हम अहाँ लेबै कि नहीं लेबै। हम अपने के कहै छी अभी दोसर दूर तक नहीं जा पड़त। हमरे अगिला पुस्ता जे छलै तो पहिने हम बाल मनोविज्ञान में आई जे दिन के देखै छियै तो दलित सबके घर में नहीं पैसा दै छलै। बस आगे कॉलो छोड़ न देते रहले आगे तैका में इनार होइ छलै इनार में जाय न देते रहले। उ तो हमर आगे पूर्वज अपराध केलकै ने पूर्वज बहुत अपराध कैले है ई गलती केलकै ने। तो आब हमरा आगे दायित्व है दुनिया देखलिए शिक्षा दीक्षा पोलिए तो आब हमरा आगे काम है कि दलित कमजोर भले तो छोड़ नहीं दियो। दलित के लेल विशेष व्यवस्था कऽ के अहाँ ओकरा केना के फेनो अपना बराबरी में लबबै वो अहाँ के एगो ह्यूमन बीइंग के एगो असल नागरिक के कर्तव्य है। बस बहुत अच्छा बात बुझल गेलै ने। हमर अहाँ के जेना हमर पूर्वज के संपत्ति हम लऽ सकै छी आई तही बल पर ने अहाँ शिक्षा दीक्षा पोलिया बस तेनाहिते पूर्वज जे गलती केलकै तकर ओहि गलतियों के जिम्मेवारी लिए पड़त ने। आई दलित के जे अवस्था है ओकर जिम्मेवारी हमरा आगे सबके लिए सबके लिए के चाहिए सबके लिए के चाहिए। जब दलित उठते बस तब ये देश बनते जब महिला उठते तब ये देश बनते तब जनजाति उठते तब देश देश बनते कर्णाली उठते तब देश बनते मधेश उठते तब देश बनते पहाड़ उठते तब देश बनते। बात बुझल गेलै ने। बहुत नीक बात केली। देश बनबै के है तो समष्टिगत में जइए जना अपना औरी में घा भ जाए है तो पहिने औरी के ठीक करे छियै ने। तेनाहिते एहि देश में कोन कोन क्षेत्र पाछू है कोन कोन समुदाय पाछू है
ओकरा हम केना के बराबरी में लबे ताकि सब नेपाली हंसी खुशी नेपाल बनबे। आई के जिम्मेवारी ई है। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात कहिले बस। हजुरले कस्तो राम्रो कुरो गर्नुभयो। जो पिछडिएका छन्, जो शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्, जो रोजगारबाट वञ्चित भएका छन्, जो राज्यको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर त्यस्ता समुदायहरूलाई पहिला उठाउँ, त्यस्ता समुदायलाई शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि इत्यादिको पहुँचमा पुर्याउँ, बस देश आफै बन्छ। बडा राम्रो मन छोयो मन्त्रीज्यू, हजुरको यो कुराले बहुत मन छोयो हजुर। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। आज हजुर हाम्रो मुखियाजी निवासमा आएर मुखियाजीलाई बहुत पुण्य बनाइदिनु भयो हजुर। फुलमतिया सुना त है मन्त्रीजी आइल है, चया खबे चया न ठीक है, छोड़ दियो ये खुद। अब यो लेबै चाहिँ परिवार बहुत लजाइ छ। सुन मन्त्रीजी आइल है, सुनो त दुगो दूध वाला की ब्लैक टी हजुर? ब्लैक टी है। दुगो ब्लैक टी बनाओ त, बस बस जल्दी करा। बहुत लजाई छी, देखो खबर पूरा बहुत लजाई छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी 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 अपने देश के लेल, समाज के लेल जे सूचना दक काम करल छिए, वो बहुत पैघ काम छे। ओकरा ईमानदारी पूर्वक जी हजुर देश और जनता के दिल में रह क हजुर ई काम करते रहो, ई शुभकामना छे। धन्यवाद। र हजुरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। आज हजुरले यो मन मस्तिष्कमा बस्ने तरिकाले बहुत राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। देशलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ, एउटा तपाईको चाहिँ ट्र्याक बाहिर हिँडेको राजनीतिलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, हैन? अब हामीले देशको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख कस्तो मान्छे छान्दाखेरि चाहिँ देशले चाहिँ अझ समृद्धिको खाका कोर्छ, गणतन्त्रलाई अझ चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ। यावत कुराहरूको बारेमा आज अब अलि दलित जनजातिका कुराहरूमा बोलिदिनु भयो, हैन? उहाँहरू पिछडिएका मान्छेहरू जबसम्म हामीले चाहिँ राज्यको पहुँचमा ल्याउँदैनौँ, जबसम्म शिक्षित वर्गको पहुँचमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म राज्य अगाडि बढ्दैन भनेर धेरै कुराहरूले आज मुखियाजीको मन जित्नु भएको छ। हजुरहरूको राजनीतिक यात्रा ज्यादै लामो, हजारौं माइलको घोडा जस्तो छ, लामो घोडा जस्तो छ। तर यो राजनीतिक यात्राको यो घोडा लामो माइलको घोडा जस्तो यात्रा गर्दै जाँदा यो धुलमुलिएको राजनीतिलाई सङ्गालो चाहिँ सङ्गलो पानी जस्तो बनाउनु चाहिँ तपाईहरूले पर्छ हजुर। बस नत्र भने हजुर राजकिशोर नेताजी भी उयो ड्याङ्के मुलान है, बहुत बोलते बोलते कुछ नपरे भन्ने जनतालाई नपरोस्। एउटा कोसे ढुङ्गा साबित गर्नुहोस् तपाईहरूले। बस मधेस मात्रै होइन, पूर्वको मेची लेक, पश्चिमको लिपु लेक, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको मन मस्तिष्कमा बसेर काम गर्नुहोस्। हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छु। जय कंकालिनी माता, जय छिन्नमस्ता। नमस्कार हजुर। एकचोटि गला मिलाउँछ। जय रामजी, जय रामजी, जय रामजी के। जोगिन्दर मुखिया जी को आंगन में खटिया, पूरा हुन्छ मीठा मीठा हुन्न खटिया। जोगिन्दर मुखिया जी, अरे हट जोगिन्दर मुखिया जी।